करते है स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे टॉपिक्स आप पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हैं इस पूरे टॉपिक के, जो 1857 क्रांति से लेकर के 1947 यानी कि 1947 तक पूरे क्रम को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और जो आज का टॉपिक है हमारा, वो सांप्रदायिक पंचाट है, इसका नाम है हिस्ट्री में, जो कि बोर्ड पे आपके सामने है। सांप्रदायिक मतलब संप्रदाय के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने, या उस समय के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक व्यवस्था लागू कर दी थी हमारे भारतीय जनमानस को या भारतीय लोगों को अलग करने के लिए, है ना, फूट डालने के लिए एक व्यवस्था लागू कर दी थी। उसी को बोला गया सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदाय का मतलब संप्रदाय के आधार पर उसके बाद इस पंचायत को खत्म करने के लिए एक समझौता हुआ था, जिसे बोला जाता है पूना समझौता, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। अभी पुणे कहते हैं इसे, लेकिन पहले पूना बोलते थे, तो पूना समझौता के नाम से जाना जाता था। तो अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, आराम से नोट करेंगे इस टॉपिक को। यहां से पूना समझौते से क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो पूरी क्लास में मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या व्यवस्था थी और किसने लागू करी। तो देखिए, पहला पॉइंट नोट करेंगे आप यहां पे, सांप्रदायिक। सांप्रदायिक शब्द का मतलब होता है संप्रदाय के आधार पर। इस शब्द का अर्थ होता है संप्रदाय के आधार पर, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मतलब रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, या जाति व्यवस्था को भी इसमें शामिल किया था, महिलाओं को भी शामिल किया इस समय, है ना। सांप्रदायिक आधार पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम आपको पढ़ लेना है यहां पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त, तारीख भी लिखेंगे आप आराम से, 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को इस व्यवस्था को लागू कर दिया था। इस व्यवस्था का नाम है सांप्रदायिक पंचायत को। 16 अगस्त 1932 को दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लागू कर दिया। पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लागू कर दिया। जैसा कि मैंने इससे पहले एक टॉपिक में आपको पढ़ाया है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो इसी व्यवस्था पर फेल हुआ था, इसी व्यवस्था पर असफल हो गया था, जिसमें लंदन में महात्मा गांधी जी भाग लेने गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था वहां पर, है ना। अब इस व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने कहां पे लागू कर दिया? भारत में। कब लागू कर दिया? 16 अगस्त 1932 को एक कानून लागू कर दिया, एक व्यवस्था लागू कर दी, और लागू करने वाले थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम नोट कर लेना, उस समय प्रधानमंत्री थे, 1932 की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में हम। तो किन के ऊपर लागू कर दिया, इसे अंडरलाइन कर लेना, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को। और इनके साथ साथ इस पृथक निर्वाचन वाली व्यवस्था को अलग अलग मुस्लिम, ईसाइयों, सिख, आंग्ल भारतीय सभी पर लागू कर दिया। तो देखेंगे वर्ष 1932 में इस व्यवस्था को, सांप्रदायिक वाली व्यवस्था को, इस व्यवस्था को मुसलमानों पर तो पहले से लागू थी ये व्यवस्था, मुस्लिम लोगों पर 1909 से लागू थी ये भारत में, है ना। मार्लियामेंटो सुधार के समय, वो टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ, प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लेना। लेकिन इस समय 32 में जो ब्रिटिश सरकार की, अंग्रेजों की जो नीति रही, जो पॉलिसी रही, वो क्या रही? फूट डालो, राज करो। तो उनको फूट डालनी थी भारतीय जनमानस में, भारतीय लोगों में, किसी भी तरीके से राज करना था, शासन करना था एक लंबे समय पर। तो लोगों को इकट्ठा होने देने से वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरीके के कानून और नियम लाते रहते थे। तो उसी का एक ये उदाहरण है कि लोगों में फूट डाल दी उन्होंने। तो वर्ष 1932 में इस व्यवस्था को सिख, ईसाई और आपके आंग्ल भारतीयों पर, ठीक है, और महिलाओं पर भी लागू कर दिया। ठीक है जी, ये पॉइंट नोट कर लेना। मतलब मुस्लिम लोगों पे 1909 से व्यवस्था लागू थी, लेकिन इसमें दलितों के साथ साथ, दलितों पे तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू करी ब्रिटिश सरकार ने, रैमजे मैकडोनाल्ड नामक प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा सिख कम्युनिटी जो होती है, ईसाई कम्युनिटी जो होती है, आंग्ल भारतीय व्यक्ति जो होते हैं,
और महिलाओं पर भी इस व्यवस्था को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लागू कर दिया गया है ना। कौन सी व्यवस्था को? पृथक निर्वाचन वाली व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगले मुद्दे पर, इसमें अगले मुद्दे पर, इसी व्यवस्था का विरोध करने के लिए इसी व्यवस्था का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 20 सितंबर, डेट अच्छे से नोट करते रहेंगे साथ साथ, 20 सितंबर 1932 को पुणे की या पूना की लिख सकते हैं, यरवड़ा जेल, कौन सी जेल? यरवड़ा जेल, पुणे के यरवड़ा जेल में अनशन शुरू कर दिया था इसके खिलाफ। काय पे बैठ के गांधी जी? अनशन पे बैठ गए, अनशन शुरू कर दिया था। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। जेल यहीं से पूछ ली गई है कई बार एग्जाम में, कौन सी जेल में महात्मा गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया था? सांप्रदायिक इस व्यवस्था के खिलाफ, दलितों की इस व्यवस्था के खिलाफ, या इन समुदाय पे जो ये व्यवस्था लागू करी। फूट डालना चाह रहे थे, अलग व्यवस्था करना चाह रहे थे, मतलब चुनाव महिला लड़ेंगी तो अलग से चुनाव होगा उनका, मुस्लिमों का अलग से चुनाव होगा, हिंदुओं का अलग से चुनाव होगा, सिख अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो फूट डालने की कोशिश कर रहे थे भारतीय लोगों में, भारतीय जनमानस में, भारतीय जनता में, है ना। उनको इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे, एकता की भावना के साथ नहीं होने देना चाह रहे थे ब्रिटिश सरकार। अगर एक होते भारत में लोग तो अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ता बहुत जल्दी, तो अंग्रेज कभी इस बात को चाहते नहीं थे, है ना। इसका एक और उदाहरण हम आपको बताएं, बहुत सारे हजारों उदाहरण मिलेंगे भारत की आजादी में, एक क्या मिलेगा? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसका भी कारण यही था। उसका कारण क्या था? क्यों तोड़ा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को? क्योंकि उसमें एकता की भावना के साथ लोग इकट्ठा हो रहे थे अलग अलग राज्यों के। इवन ऐसे तो बंगाल बहुत बड़ा था, जिसमें उड़ीसा भी था, जिसमें बिहार भी था, बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा था, बांग्लादेश वाला भी हिस्सा बंगाल के अंतर्गत आता था पहले, है ना। तो एकता की भावना इकट्ठी हो रही थी जनमानस में, युवा में, या क्रांतिकारी जितने भी थे, बंगाल की धरती से भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि ये लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेजों का विरोध करें, ब्रिटिश सरकार का विरोध करें। इस वजह से लॉर्ड कर्जन को फैसला लेना पड़ा कि बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 से तोड़ दिया था। तो ये भी एक रीजन था कि अलग अलग व्यवस्था करो इनके निर्वाचन की, जिससे कि एक ना रह पाए ना। तो गांधी जी को जब पता चला कि अंग्रेजों ने ये व्यवस्था लागू कर दी है ब्रिटिश सरकार ने, तो 20 सितंबर 1932 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में, और जेल का नाम है यरवड़ा जेल, अंडरलाइन कर लेना, अनशन शुरू कर दिया है इस फैसले के खिलाफ। ठीक है, आगे देखिए, जब गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया तो ब्रिटिश सरकार पे दबाव पड़ा बहुत सारा। चौके ख्याति प्राप्त नेता थे महात्मा गांधी, लगातार आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक लड़ाई लड़के आए थे। तो देश विदेश में, विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नेता थे। यदि गांधी जी कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी देश विदेशों में पत्रकारों के माध्यम से या समाचारों के माध्यम से गांधी जी की बात को रखा जाता था। इस वजह से ब्रिटिश सरकार दबाव में आई। तो यहाँ एक समझौता होता है, वही मैंने लिखा है, कौन सा समझौता होता है? पूना समझौता। चूंकि गांधी जी कहां पे थे उस समय? पुणे में थे, पूना में थे, यरवड़ा जेल में, है ना। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो आगे बात करते हैं, जो समझौता कराने वाले लोग थे, कौन कौन से लोगों ने पहल करी। तो देखिए, मदन मोहन मालवीय, नाम लिखते रहना, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। मदन मोहन मालवीय, ठीक है, एक ये व्यक्ति थे समझौता कराने में, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, ठीक है, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी नामक व्यक्तियों ने गांधी जी और कहने के बाद बी आर अम्बेडकर के मध्य समझौता कराया, प्रयत्न किया, प्रयास किया, समझौता कराया दोनों नेताओं के मध्य में। ठीक है, लेकिन प्रयास किनका था समझौता कराने में? प्रयास था, आपके सामने मैंने नाम लिखे हुए हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने कोशिश करी साहब, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने,
और राजगोपालचारी, इन नेताओं ने मिलकर के प्रयास किया समझौता कराने का। किनके बीच में? महात्मा गांधी जी और दूसरे व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर, जो कि चाहते थे, आपको पता है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्हें मांग रखी थी पृथक निर्वाचन की, जो कि गांधी जी ने अस्वीकार कर दी। लेकिन फिर इन्होंने भारत में इस व्यवस्था को लागू करवा दिया इधर आकर के, उसी प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना। तो इसी को लेकर के गांधी जी ने अनशन किया था। तो आगे क्या रहता है इसमें देखिए, 26 सितंबर 1932 को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, पूना समझौता हुआ बी आर अम्बेडकर वो गांधी जी के मध्य में, गांधी जी के मध्य में। और जो समझौता हुआ वो बात कर रहे हैं, समझौता कौन से तथ्यों को लेकर के हुआ? पूना समझौता हुआ बी आर अम्बेडकर वो गांधी जी के मध्य में। तो आगे क्या होता है देखिए, आगे पॉइंट नोट करना सर। इसमें समझौते के बाद गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया इस मांग को, दलित पृथक निर्वाचन की मांग को अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया। ठीक है, गांधी जी ने इस मांग को अस्वीकार किया और बी आर अम्बेडकर ने भी इस मांग को मान लिया था गांधी जी के साथ समझौते में। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक, तो मेन इशू यही था कि भाई दलितों को ऐसे तो सभी को अलग कर दिया जाएगा कम्युनिटी से। हिंदुओं में जितने भी जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोग शामिल हैं, जो एक जीवन जी रहे हैं, सारे लोग मिलजुल के, ऐसे तो ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज सभी को बांट देंगे। तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, स्वीकार कर दिया गया कि दलितों पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू नहीं होगी। इस व्यवस्था को बी आर अम्बेडकर ने भी स्वीकार किया और गांधी जी ने अस्वीकार किया था। दोनों में इसी बात को लेकर के समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को। कहां पे? पूना में हुआ था, ये पुणे में हुआ था, है ना। और येरवड़ा जेल में उस समय उन्होंने अनशन किया था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या प्रकरण हुआ था। कुछ सीटों को निर्धारित किया गया था, वो मैं आपको बता देता हूं दलित वर्गों के लिए। इस व्यवस्था को अस्वीकार करने के बाद कुछ सीटों को केंद्रीय मंडलों में और प्रांतीय विधानमंडलों में क्या किया गया? रिजर्व कर दिया गया कि भाई जब भी चुनाव होंगे, जैसे आज भी रिजर्व रहते हैं हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था के तहत लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभाओं में, आरक्षित लोगों के लिए, जो SC ST कैटेगरी के रहते हैं उनके लिए क्या रहती है? चुनाव लड़ने के लिए सीटें व्यवस्था रिजर्व करी गई है हमारे यहाँ, है ना। आज भी इस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2023-24 में। तो देखिए अगला पॉइंट की बात करेंगे, दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभा में, दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में प्रांतीय विधानसभाओं में 148 सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, जो प्रांतीय विधानसभा थी, राज्यों के अंतर्गत विधानसभा थी, उसमें कितनी सीटें आरक्षित करी गई? रिजर्व करी गई। मतलब 148 सीटों पे जो चुनाव लड़ेंगे वो दलित वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे। कहने को मतलब ऐसे समझो सरल भाषा में, आरक्षित कर देंगे जी। कहां पे? प्रांतीय विधानसभा में, जो राज्यों की विधानसभा होती है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह था समझौते में, केंद्रीय विधानसभाओं में, केंद्रीय विधान मंडल में, जो केंद्र के स्तर पर था, केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों को, जितनी भी सीटें थी उसका 18% सीटों को आरक्षित किया गया, आरक्षित किया गया। ठीक है, ये दोनों मुद्दे थे। इन दोनों मुद्दों को में सीटों को निर्धारित किया गया, आरक्षित किया गया कि भाई दलित वर्ग के लोगों को ये सीटें बिल्कुल आरक्षित करी जाएंगी, इन सीटों पे यही चुनाव लड़ेंगे, है ना। प्रांतीय विधानसभा की बात हो या केंद्रीय विधानमंडल की बात हो, 148 उसमें रखी गई और 18% वहां रखी गई थी। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के ये समझौता यहाँ पर दोनों ही लोगों में हो गया था। ये सीट 148 यहाँ पे याद रखनी है और 18% सीट आपको इधर याद रखनी है। ठीक है, और मैं बता चुका हूं जो समझौता हुआ था वो गांधी जी और किन के मध्य हुआ था? बी आर अम्बेडकर के मध्य। लेकिन इस समझौते में अगर एक पॉइंट और जोड़ लेंगे आप, इस समझौते में गांधी जी की तरफ से
गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए थे। मदन मोहन मालवीय जी लिख लेना, मदन मोहन मालवीय जी ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है का, हस्ताक्षर किए। और दूसरी तरफ तो आपको पता ही है कौन थे, दूसरी तरफ बी आर अम्बेडकर साहब करेंगे, क्योंकि वो थे समझौते में। बी आर अम्बेडकर साहब ने हस्ताक्षर किए थे, है ना। तो ये हस्ताक्षर वाला भी कई बार पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है ना। डिटेल में अगर कभी आ जाता है, डीप में यदि कभी आ जाए कि जब पूना समझौता हुआ तो साइन किसने किया, हस्ताक्षर किसने किया एग्रीमेंट पे, समझौते पे, तो सामान्य तौर पे बच्चे याद रखते हैं भैया पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौता किस में हुआ, दो चीज याद रखना बस, ये पूना शहर में हुआ था, इसमें से समझौता इसे पढ़ते हैं। एक तरफ थे गांधी जी और दूसरी तरफ थे बी आर अम्बेडकर, ये दोनों लोगों में मिलकर के पूना समझौता हुआ था, बात खत्म। और ये दोनों ऑप्शन भी दिए जाते हैं हमेशा, है ना, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति थे, इन्हीं में समझौता हो रखा था दलितों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था को। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो मध्यवर्ती लोग थे, जो इस समझौते को कराने वाले लोग थे, वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, राजगोपालचारी। तो इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई दोनों लोगों को पास लाने में, है ना, समझौता कराने में, एग्रीमेंट कराने में, सहयोग कराने में, शांति स्थापित कराने में, मांगों को मनवाने में। इसी वजह से गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किए, हस्ताक्षर किए, और एक तरफ से बी आर अम्बेडकर साहब ने हस्ताक्षर किए, है ना। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस समझौते के तहत 1932 के तहत, इसी 1932 के बाद जैसे ही ये समझौता हो गया गांधी जी और बी आर अम्बेडकर में, तो गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए, ऐसा माना जाता था कि भारत में देश की आजादी से लेकर के जो दलित समाज के लोग हैं हमारे, उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं ना, उनको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जा रहा है, या उनको किनारे कर दिया जाता है, उनको हाशिए पर ढकेल दिया जाता है ना, मुख्य धारा में साथ में लेकर के चलते नहीं है, ऐसा लोगों को मानना था। अलग अलग पुस्तकों में लिखा भी हुआ है। तो गांधी जी ने इसी भ्रामक चीज को दूर करने के लिए उनको मुख्य धारा में जोड़ा गया, हरिजन संघ बनाया एक गांधी जी ने, उसके घनश्याम दास बिड़ला पहले अध्यक्ष बनाए 1932 में, 32 में ही मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा। 1932 की बात है। इसी घटना के बाद इसी वर्ष में अगला जो प्रकरण रहता है वो गांधी जी, महात्मा गांधी जी पूरे देश के स्तर पर दलितों के उत्थान के लिए काम करते हैं, मुख्य तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं। हरिजन नामक एक किताब भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, वो पॉइंट भी नोट आउट कर लेंगे आप, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया हरिजन किसने लिखा, महात्मा गांधी जी ने ये किताब लिखी है ना। तो दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने हरिजन संघ बनाया, जिसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया, और पूरे देश में एक जागरूकता फैलाई, अवेयरनेस किया कि सभी को मिलजुल करके कार्य करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और टॉपिक्स को देखते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट ये टॉपिक मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपके सख्त समस्या हो क्लास से लेकर के या किसी भी क्लासों को जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।